प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि जिसका कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा। समझ गए? यानी कि आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट और ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी पार्ट 1 में है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं, फिर क्या इक्वेशन है, क्या फॉर्मेट है उसको समझते हैं, बनाने का क्या तरीका है उस चीज को देखते हैं और फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dny by dx पे पावर n प्लस p1 dn minus 1y by dx पे पावर n minus 1 प्लस p2 dn minus 2y by dx पे पावर n minus 2 प्लस डॉट 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 प्लस पी एन वाई इक्वल टू एक्स इज वेयर P1 P2 डॉट 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 पी एन एंड एक्स आर कांस्टेंट और function of x is called linear differential इक्वेशन। क्या फॉर्मेट है? तो फॉर्मेट आपका है dny by dx पे पावर n प्लस p1 dn minus 1y by dx पे पावर n minus 1 प्लस p2 dn minus 2y by dx पे पावर n minus 2 प्लस डॉट 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 प्लस pny इक्वल टू x। ये आपका जो है जहां पर p1 p2 pn और x कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का है? तो ये आपका यहाँ पर d पर कितना पावर है? n, यानी कि n ऑर्डर का, वो भी लिख लीजिए। इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, किस ऑर्डर का है? n का है। और क्लास 12 में जो हम लोग पढ़े थे, क्लास 12 में आप किस ऑर्डर का पढ़े थे? फर्स्ट ऑर्डर का पढ़े थे, हाँ या नहीं? यही फॉर्मेट होता था, फर्स्ट ऑर्डर का ही हम लोग पढ़े थे। यहां पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपका हायर देन फर्स्ट ऑर्डर है। समझ गए? यानी कि एक ऑर्डर से ज्यादा का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, और यदि यही आपका P1 P2 Pn यदि ये कांस्टेंट हो जाए, समझ गए? P1 P2 Pn ये कांस्टेंट हो जाए और ये आपका x यदि फंक्शन ऑफ x रहे, यानी P1 P2 Pn आपका कांस्टेंट हो और x आपका फंक्शन ऑफ x हो, तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी कि P1 P2 Pn आपका कोफिशिएंट है और यह कोफिशिएंट आप जब कांस्टेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इफ P1 P2 dot 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 Pn are constant
and x is the function of x is the function of x, then इसका नाम एक दे दीजिएगा, then the above equation 1 is called linear differential equation with constant कोफिशिएंट। तब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हम लोग कहते हैं। एक चीज और, हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, वी में अल्सो राइट, वी में अल्सो राइट, क्या लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डी बाय डी एक्स, डी स्क्वायर स्टैंड्स फॉर d2 by dx स्क्वायर, d क्यूब स्टैंड्स फॉर d3 by dx क्यूब, समझ गए। इसी तरह से d पे पावर n स्टैंड्स फॉर dn by dx पे पावर n, हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, समझ गए, डिनोट कर सकते हैं। तो 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा, Therefore 1 implies, तब इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा d पे पावर n, फिर ये कितना हो जाएगा p1 d पे पावर n माइनस 1, फिर आपका p2 d पे पावर n माइनस 2 प्लस ये भाई साहब आपका pn, और ये जो आपका y है, ये y इक्वल टू कितना हो गया x, समझ गए। इस प्रकार से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, और इसका आप नाम दे दीजिए दोनों सेम है, बस देखने का जो है तरीका, नजरिया सिर्फ अलग अलग है, ठीक। ये आपका क्या कहलाया, ये कहलाया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यदि p1 p2 pn आपका कांस्टेंट है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको जो सॉल्व करते हैं इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन आपका दो भागों में बढ़ता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग CS लिखते हैं, और एक होता है आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको शॉर्ट में हम लोग PI से लिखते हैं, समझ गए। इसके जनरल सॉल्यूशन में दो चीज रहता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए देखिएगा, हम लोग लिखते हैं फोर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0, इस चीज को हम लोगों को क्या कर देना है, 0 कर देना, समझ गए। फर्स्ट, यदि कई सारी इक्वेशन में क्या होता है कि इधर यदि आपका 0 दिया हुआ पहले से ही है, तो उस केस में आपको 0 नहीं करना है क्योंकि पहले से ही है।
तो सबसे पहले अच्छा, जब यहाँ पर आपका 0 दिया हुआ रहा है, मैं आपको फिर से बता दूं, यदि इस तरफ आपका 0 दिया हुआ रहा है, उस केस में पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही मिलता है, और यही आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। जब यहाँ पर x आपका 0 रहे तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और यही आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो पुट x इक्वल टू 0, तो इस केस में आपका क्या बन जाएगा, dn प्लस p1 d पे पावर n माइनस 1 प्लस p2 d पे पावर n माइनस 2 प्लस कितना हो गया आपका pn, y इक्वल टू कितना 0। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्जुलरी इक्वेशन बनाते हैं, समझ गए। अगला स्टेप है एक्जुलरी इक्वेशन। सेकेंड स्टेप हुआ, क्या हुआ कि टू मेक या ट्रांसफॉर्म इट इन auxiliary equation. For this we put m for d and we write as follows. क्या करते हैं, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बनाते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ता है कि d को किससे रिप्लेस कर देते हैं, m से। तो क्या हो जाएगा, m पे पावर n, p1 m पे पावर n माइनस 1, p2 m पे पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 ये आपका pn, और y को हम लोग छोड़ देते हैं, इतना इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये जो है ना, ये आपका यहां से आपका एक क्या मिलता है कि एक आपका क्या मिलता है, इक्वेशन मिल गया, और इस इक्वेशन से हम लोग रूट्स निकालते हैं, समझ गए। ये आपका क्या मिला, एक इक्वेशन, और इस इक्वेशन से m, ये m में आपका एक इक्वेशन है ना, देख लीजिए, m पे पावर, सपोज थोड़ी देर के लिए कि n के जगह पे 2 है, तो कितना मैक्सिमम पावर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यदि m के जगह 3 है तो आपका क्या क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, m के जगह 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो इससे हम लोग रूट्स निकालते हैं, समझ गए। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, रूट्स। चाहे आप रूट्स दिस मेथड से निकालिए, और जनरल रूट निकालने का 2 ही मेथड है, या तो आप फैक्टर से निकाल लीजिए, या वो फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। फिर उस रूट से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, नंबर 3, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ n एंड से इट बी m1 m2 m3 और कहां तक, mn तक, समझ गए। जितना पावर है उतना ही आपको रूट मिलेगा। तो पावर mn पावर है, पावर कितना है, n पावर है, n को रूट मिलेगा। 2 पावर है तो 2 को रूट मिलेगा, 3 पावर है तो 3 को रूट मिलेगा, n पावर है तो कौ को रूट मिलेगा, n। यदि 2 पावर रहेगा तो रूट आपका क्या हो जाएगा, m1 m2, 3 रहेगा तो m1 m2 m3, तो n रहेगा तो m1 m2 m3 और mn। इस तरह से आपका हम लोग क्या निकालेंगे, रूट्स, और तब आपका जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिलेगा। तो आइए हम पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद फिर मैं इसको मिटाकर यहाँ पर लिख देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या क्या तरीका होगा, इसमें भी कई सारे फॉर्मेट होते हैं। हो सकता है कि ये जितना भी रूट्स है, समझ गए, ये सब का सब जो है आपका क्या क्या रूट्स हो सकता है। तो रूट्स आपका हो सकता है रियल हो सकता है, रूट्स आपका इमेजिनरी हो सकता है, हाँ या नहीं, रियल विथ इक्वल हो सकता है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 3 रूट मिला, 3 में से 2 रूट आपके इक्वल है, या 2 रूट मिला, दोनों रूट आपके इक्वल है।
या आपका आई वाला फॉर्मेट आ जाए, समझ गए। तो रूट्स भी निकालने के कई तरीका है, तो हम लोग अलग अलग रूट्स के लिए अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा इस चीज को हम लोग देखते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो रूट्स मिलेगा वो रूट्स का क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है। यदि सारा रूट्स आपका रियल रहे, समझ गए, सारा रूट्स यदि आपका रियल रहे और रियल के साथ साथ क्या रहे, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रहे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, c1 e पे पावर m1x प्लस c2 e पे पावर m2x प्लस डॉट 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 cn e पे पावर mnx। ठीक, यदि इसमें से दो रूट आपका कोई बराबर हो जाए, सपोज कि दो रूट बराबर हो गया, तो उसका लिखने का तरीका है c1 प्लस c2x, समझ गए, c1 प्लस c2x और e पे पावर कितना हो गया m1x, m1 m2 तो दोनों बराबर ही है। अब m3 m4 ये आपका बराबर नहीं है, अब आगे क्या हो जाएगा c3 e पे पावर m3x प्लस डॉट डॉट डॉट, समझ गए, क्योंकि m1 m2 दोनों कहां पर आ गया, यहीं पर आ गया, दोनों तो आपस में बराबर है ना। यदि आपका तीन रूट बराबर हो जाए तब क्या कीजिएगा, तीन रूट बराबर हो जाए तो तरीका है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। क्या तरीका है, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e पे पावर m1x, याद रहे m1 m2 m3 तो बराबर है। अब आपका कहां से बचता है m4 से, अब आप कहां से शुरू हो जाइएगा m4 से। ठीक, अब अगला केस क्या हो सकता है, आपका केस हो सकता है कि आपका रूट्स क्या हो, इमेजिनरी हो, लेकिन याद रहे इमेजिनरी रूट जब भी आएगा वो कंजुगेट पेयर में आएगा। इमेजिनरी रूट या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, हमेशा इवन नंबर में आता है, ऑड नंबर में कभी नहीं आता है। तो इमेजिनरी रूट जब भी होगा तो 2 ठो आएगा या 4 आएगा। तो सपोज कि अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा आपका दो रूट्स है, समझ गए। तो इसको सॉल्व, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो e पे पावर अल्फा x इनटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। और यदि आपकी इमेजिनरी रूट रिपीट करता है तब क्या होगा, तो रिपीट करेगा तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, समझ गए, c1 प्लस c2x, फॉर्मूला रिपीट करने पे यही लग जाता है c1 प्लस c2x cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4x और sin बीटा x। और इससे ज्यादा आपको, हाँ इससे ज्यादा और आपका तरीका नहीं होगा। होप कि आपको अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, तो आप इसको नोट कीजिए और फिर अब आपको बताते हैं कि पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, इसको आप पहले नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं इस चीज का भी थोड़ा सा अनुभव लेते हैं, और फिर जो है जब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल वाला क्वेश्चन बताएंगे पढ़ेंगे हम लोग, तब उसको डिटेल में आपको बताएंगे। ये इस प्रकार से होता है PI पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपका होता है 1/FD और x, समझ गए। FD क्या होता है, तो FD का मतलब हो गया d पे पावर n प्लस P1, समझ गए, P1 d पे पावर n माइनस 1 प्लस P2 d पे पावर n माइनस 2 प्लस कितना Pn, और क्या था आपका y, इसी को हम लोग FD बोलते हैं, समझ गए। और ये किसके बराबर हो जाता है, x के बराबर। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, FD बोलते हैं। ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, FD बोलते हैं, समझ गए। तो क्या हो जाता है पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/FD और इनटू में x, जहां पर x वेयर x में भी, याद कीजिए x शुरू में ही हम लोग क्या पढ़े थे, x शुरू में पढ़े थे कि आपका क्या होगा, तो ये आपका फंक्शन ऑफ
एक्स होगा, समझिए फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो ये आपका नंबर 1 हो सकता है x इक्वल टू ई पे पावर mx, 2 x इक्वल टू x पे पावर mx, नंबर 3 x इक्वल टू a cos mx और b sin mx, या कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। नंबर 4 x इक्वल टू e पे पावर mx इंटू v, where v is a फंक्शन ऑफ x, या x इक्वल टू हो सकता है x पे पावर mx इंटू v, where v is a फंक्शन ऑफ x, यहाँ स्मॉल x लिखिएगा, समझ गए, स्मॉल x, यानी कि x का फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है। तो x का फॉर्मेट e पर पावर वाला हो सकता है, या x पे पावर वाला हो सकता है, साइन कॉस में हो सकता है, e पे पावर के साथ में आपका कोई एक x का फंक्शन हो सकता है, x पे पावर mx के साथ में आपका जो है x का कोई फंक्शन आपका हो सकता है। ये सब आपका x हो सकता है, समझिए। और इसमें क्या है कि ये अलजेब्राइक सम भी हो सकता है कि एक बार e पे पावर mx और x पे पावर mx दो चीज का जोड़ हो, तीन चीज का जोड़ हो, माइनस भी हो, तो इसी में से किसी न किसी का जोड़ घटाओ या अकेला होगा, x यही आपका हो सकता है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल में जितना भी यहाँ पर मैं लिखा हूं सबका अलग अलग टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। तो इसको डिटेल में पढ़ने से पहले, इस चीज को डिटेल में पढ़ने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे कुछ हम लोग एग्जांपल को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, और फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल का हर एक टाइप्स के लिए हम लोग अलग से फिर पढ़ते हैं। तो आइए पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है। देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0, यानी कि जो यहाँ पर आप x लेते हैं वह x किसके बराबर है, 0 के बराबर, समझिए x आपका 0 के बराबर है। तो देखिए क्या तरीका है सॉल्यूशन, the given differential equation is, कैसे लिखिएगा इसको, d2 माइनस 5d1 प्लस 6y इक्वल टू 0। याद कीजिए जैसे बताया था ना लिखने का तरीका, है या नहीं। यहाँ पर d के बगल में याद कीजिए p1 था और यह भाई साहब कितना हो गया, p2 हो गया। इस तरीका से हम लोग लिख दिए। फिर बोलिए तो क्या वर्किंग रूल में लिखे थे कि d को किससे रिप्लेस कर देना है, m से, और तब आपका वो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऐसे लिखेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ब्रैकेट में यही हम लोग लिखेंगे, इज क्या हो जाएगा, तो d को किससे रिप्लेस कीजिएगा, m से, तो m² माइनस 5m प्लस 6, y को छोड़ दीजिए, y को इग्नोर कर देते, समझ गए। हालांकि आप चाहें तो बिना इस चीज को m में रिप्लेस किए भी बना सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप सिर्फ y को हटा दीजिएगा ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। आप चाहें तो m से रिप्लेस नहीं भी कर सकते हैं। और अब देखिए क्वाड्रेटिक है, तो m का दो वैल्यू मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, सॉल्व कीजिए तो m² 6 कम 6 3 दूना 6 माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। m बाजू में m माइनस 3 माइनस 2 बाजू में m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो m माइनस 2 और m माइनस 3 इक्वल टू 0, और इस प्रकार से m बराबर 2 और कितना आ गया 3, m का दो वैल्यू मिला।
और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही वैल्यू आपका क्या है, रियल है, और दोनों वैल्यू डिफरेंट है। यानी कि m1 बराबर आपका हो गया 2 और m2 बराबर कितना हो गया 3, रियल और डिफरेंट। ठीक, तो यही हो गया, देख लीजिए रूट्स रियल है और डिफरेंट यानी कि अनइक्वल हो गया। तो आपका देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इस क्या हो जाएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मैं आपको बता दूं, जब बगल में जीरो रहे ना तो ये कॉम्प्लीमेंट, अभी जो हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे हैं, लेकिन जब जीरो रहे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। समझे बात को, जब बाजू में जीरो रहे तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वही जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जबकि यहां पर कुछ रहे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल करके आपका सॉल्यूशन होता है। तो जनरल सॉल्यूशन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। और याद कीजिए इस केस में हम लोग क्या पढ़े थे, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू c1 e पे पावर m1x प्लस c2 e पे पावर कितना n2x, है ना। उस समय रूल लिखे थे y बराबर c1, समझ गए, e पे पावर m1 के जगह पे 2x प्लस c2 और आपका जो है m2 के जगह पे 3x, और यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, या यू कहे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। समझ गए। और इसी पे एक और भी क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इस पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका है सॉल्व d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस 2y इक्वल टू 0, माइनस 2y इक्वल टू 0। आप जो है ना, या तो आप इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, डी वाले फॉर्मेट में आप, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये भाई साहब कितना हो जाएगा बोलिए तो, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 बराबर 0। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 से 1 गया 1, आपका टूट गया, यानी कि m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0, m कॉमन, m माइनस 2 1 कॉमन, m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m प्लस 1 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। और इस प्रकार से m1 बराबर, बल्कि m बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो, m बराबर 1 माइनस 1 और 1 2, यानी कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर कितना हो गया, गलत लिखे क्या, ये माइनस और ये प्लस रहेगा ना, यहाँ तो चेंज नहीं होगा, यानी कि m1 कितना हो गया -1 और m2 कितना हो गया, m2 हो गया 2। अब आपका जनरल सॉल्यूशन या u के है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, लिखिएगा देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज कितना, y बराबर, ये वाला केस है ना, रूट्स रियल है और क्या है अनइक्वल है, यानी कि c1 e पे पावर m1x प्लस c2 e पे पावर m2x, यानी कि c1 e पे पावर m1 के जगह पे -1 प्लस c2 e पे पावर m2 के जगह पे 2x, और यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है d3y by dx क्यूब माइनस 6 d2y by dx स्क्वायर प्लस 11 dy by dx माइनस 6y इक्वल टू 0 है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखिएगा, हाँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, बोलिए तो कितना हो जाएगा, m क्यूब माइनस 6 m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका क्यूबिक पावर है ना, तो क्यूबिक पावर का फैक्टर इतना आसानी से नहीं बनता है, तो इसको आप हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कीजिए। जैसे पहले m के जगह आप 1 रख के देखिए कि सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 1 रखिएगा तो 1 और 11 मिलके कितना 12, 1 रखिएगा तो -6 -6 -12, 12 से 12 गया कितना 0,
यानी कि m बराबर 1 इसको सेटिस्फाई किया, m बराबर 1 क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो इसीलिए m बराबर 1 इसका एक रूट हो जाएगा। तो m बराबर 1 रूट है तो m माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर। लिखिएगा सिंस m इक्वल टू 1 satisfies the above equation, therefore m minus 1 will be a फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर हो जाएगा एम क्यू माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6। और तब आप सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व कीजिए। m बराबर 1 है तो 1 ले लीजिए, या u क्या है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 1 हो गया। m क्यूब का कोफिशिएंट 1, m स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 6, m का कोफिशिएंट 11 और यहाँ पर कितना है माइनस 6। पहले उतार दीजिए, एक एकम एक, माइनस 6 और 1 माइनस 5, 5 एकम माइनस 5, ये हो गया 6, 6 एकम 6 और ये 0, ये आपका रिमाइंडर देता है। और ये क्या देता है, क्वोशंट, शेषफल। तो क्वोशंट बराबर कितना, 3 पावर है ना, जितना मैक्सिमम पावर होता है उससे एक कम पावर लेकर हम लोग चलते हैं, तो 2 पावर लेकर चलिए। तो आपका कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 5 इंटू एक्स, अब एक्स का पावर रिड्यूस करते रहते हैं, और प्लस 6, तो ये आपका क्यूब हो गया, समझ गए। और इसका फैक्टर निकालिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, इसको जरा सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 3 दूना 6, 3 दो 5, यानी कि इसको जब तोड़िएगा तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा, समझ गए। x माइनस 2 और x, अच्छा m है तो m में हो जाएगा, सही बात है। ये किस में हो जाएगा, m में हो जाएगा, ये भाई साहब आपका m में होगा, समझ गए, ये भाई साहब आपका m में होगा, ठीक। अब देखिए तो अब सिंस आपका कितना है, देयरफॉर, सिंस नहीं बल्कि देयरफॉर m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 बराबर कितना हो गया, एक फैक्टर आपका m माइनस 1 है, और अभी 2 फैक्टर आप निकाल लिए m माइनस 2 और m माइनस 3। और इस प्रकार से ना अब क्या है, चूंकि m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0 है, दैट इज ये भाई साहब आपका 0 के बराबर हो गया, दैट इज m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर m बराबर 1 2 3, m बराबर 1 2 3 आ गया, दैट इज m1 बराबर 1, m2 बराबर 2, m3 इक्वल टू 3। Therefore y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन बोलिए तो c1 e पे पावर m1x, c2 e पे पावर m2x, c3 e पे पावर m3x, y बराबर c1 e पे पावर x, e पे पावर x प्लस c2 e पे पावर 2x, c3 e पे पावर 3x। यही आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, समझिए। होप कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, कहता है कि सॉल्व करना है d2x बाई dt स्क्वायर माइनस 3 dx बाई dt प्लस 2x इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या है, कहता है x इक्वल टू 2 है, dx बाई dt इक्वल टू 0 है, और ये कब है, जब आपका t इक्वल टू 0। और इस केस में हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बताइए,
फर्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ए का मतलब ऑक्सिलरी, ई का मतलब इक्वेशन। बोलिए तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू कितना? 0। ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका हुआ। अच्छा, यदि इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखना चाहें तो कैसे लिखिएगा? d2 माइनस कितना? 3d प्लस 2 x इक्वल टू 0, है या नहीं? यानी कि ये भी फॉर्मेट में आपका हो सकता है। जनरली यहाँ पर हम लोग y लिखते थे, लेकिन उस समय dy बाय dx रहता था। इस बार यहाँ पर dx बाय कितना है? dt है, यही फर्क पड़ता है। ठीक, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिए, इसको सॉल्व कीजिए। 2 एकम 2, 2 एक 3, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। m कॉमन, m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, m माइनस 2 इक्वल टू 0, m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m बराबर 1 और कितना हो गया? 2। आप u कहें कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर हो गया 2। समझ गए? तो अब हम लोगों को क्या निकालना होता है? जनरल सॉल्यूशन। लिखिएगा देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज। बोलिए तो क्या हो जाता है? हम लोग लिखते थे x बराबर, बल्कि y बराबर लिखते थे। क्या लिखते थे? p1 e पे पावर m1x प्लस c2 e पे पावर m2x। लेकिन ये आप कब लिखते थे? जब आपका dy बाय dx में इक्वेशन रहता था तब, है या नहीं? लेकिन इस बार जो है गड़बड़ ये है कि इक्वेशन dx बाय dt है, यानी कि y की जगह पे x है और x के जगह पर t। ठीक, तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बोलिए तो आपका y, लेकिन y के जगह पे तो आपका x है, x इक्वल टू c1 e पे पावर m1 x, लेकिन x के जगह पे तो t है ना। अब प्लस फिर कितना हो जाएगा? बोलिए तो c2 e पे पावर m2 t। तो x इक्वल टू c1 e पे पावर m1 आपका कितना है? 1 है, यानी कि t प्लस c2 e पे पावर 2t। ये भाई साहब जो है, यदि ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो हम लोगों का आंसर यही हो जाता, हाँ या नहीं? लेकिन कुछ कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन को फुलफिल कीजिए। x बराबर 2 और t बराबर 0, तो पुट कीजिए। पुट x बराबर 2 t बराबर 0, तो 0 इक्वल टू c1 e पे पावर 0। अच्छा, ये 2 हो गया नहीं? 2, ठीक है। और c2 e पे पावर 2 इंटू t, t 0, तो 2 इक्वल टू, ये तो c1 प्लस कितना हो गया? c2, है या नहीं? कितना हो गया? c1 प्लस c2। कहने का मतलब है c1 प्लस c2 बराबर 2। इसको आप 2 नंबर ले लीजिए। ठीक, एक और जो है यहाँ पे दिया हुआ है dx बाय dt इक्वल टू 0, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोगों को dx बाय dt तो कहीं दिख ही नहीं रहा। कैसे वैल्यू रखिएगा? तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt इक्वल टू c1 e पे पावर t का e पे पावर t, c2 e पे पावर 2t का 2 e पे पावर 2t। और फिर यहां पर पुट कीजिए। क्या पुट कीजिएगा? dx बाय dt बराबर कितना है? 0 और t बराबर 0, तो 0 बराबर c1 e पे पावर 0 प्लस c2 इंटू 2 e पे पावर 0, यानी कि 0 बराबर c1 प्लस कितना हो गया? 2c2। कहने का मतलब ये हुआ c1 प्लस 2c2 बराबर कितना हो गया?
0, इसका नाम आप 3 दे दीजिए। और अब देखिए तो 2 और 3 को सॉल्व करके C1 और C2 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या कीजिएगा, 2 - 3 इंप्लाइज C1 + C2 - C1 - 2C2, ये 0 - 2, ये भाई सब कट के बर्बाद हो गया। तो -C2 बराबर 2, तो C2 बराबर कितना हो गया, -2, समझ गए, C2 -2 हो गया। और अब इसका वैल्यू आप रख दीजिए 2 में, तो 2 इंप्लाइज C1 + C2, C2 के जगह पे क्या रखिएगा, -2 = 2, तो C1 बराबर कितना हो गया, 4। तो इस प्रकार से समीकरण 1 में आपका 2 अननोन था। क्या का अननोन था, C1 और C2, और हम लोग दोनों का वैल्यू निकाल ली, तो रख दीजिए। तो 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा, तो x = C1 के जगह पे 4 e⁻t + C2, C2 के जगह पे क्या रखिएगा, -2 और e⁻2t, और यही आपका जो है सॉल्यूशन हो गया। समझ गए, यही सॉल्यूशन मांग रहा था, हम लोग निकाले। एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं, तब लिखिएगा। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, d2y/dx² - 6dy/dx + 9y = 0 है। और ये केस किस केस पे है, तो ये रूट्स रियल एंड इक्वल, समझ गए, रूट्स रियल एंड इक्वल पे। तो ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, इसी को आप और कैसे लिख सकते हैं बोलिए तो, लिखने का तरीका d2 - 6d है या नहीं + 9 y = 0, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट रहे, बात एक ही है। और अगला स्टेप बोलिए तो क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² - 6m + 9 = 0। अच्छा, एक विशेष ध्यान ये भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप d को रिप्लेस करके m लिखिए ही लिखिए, हम लोग सिर्फ लिख देते हैं। इन केस यदि d को हम लोग m से रिप्लेस नहीं करें और सिंपली इसी को हम लोग 0 के बराबर कर दें, तब भी आपका सेम ही चीज आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आने वाले समय में हम लोग ऐसा करेंगे, समझ गए, आने वाले समय में वैसा करेंगे। अब देखिए सॉल्व कीजिए तो ये भाई साहब m - 3 का कितना है, होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहां पर स्क्वायर रूट ले लीजिए, है या नहीं। तो बताइए तो m - 3 बराबर कितना होगा, 0। आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, है या नहीं। तो m - 3 बराबर कितना, 0। और यही गलती नहीं करना है, वो इसीलिए नहीं करना है क्योंकि आप स्क्वायर रूट लीजिएगा तो वैल्यू घटेगा ना, स्क्वायर रूट लेने से वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो इसको 2 बार लिखना है, जितना पावर रहे ना उतना पावर में लिखना है। 3 पावर रहेगा तो 3 बार लिखिएगा। अब देखिए तो m बराबर कितना मिला, 3 और 3, यानी कि m1 बराबर 3 बराबर m2, और इसी को आप क्या बोल लीजिए, m, यानी कि 2 रूट मिला हम लोगों को, और दोनों ही रूट आपका क्या है, रियल है, और रियल के साथ साथ क्या है, इक्वल है। इस केस में बताइए तो सॉल्यूशन क्या होता है, लिखिएगा देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन विल बी। अब एक बार चेक कीजिए तो क्या था, y बराबर C1 + C2x और e⁻mx, e⁻ कितना था, mx या m1x, जो भी है बात एक के है, समझ गए।
तो अब बोलिए कि किसके बराबर हो गया, ये हो गया y बराबर c1 प्लस c2x e पे पावर mx, यानी कि कितना हो जाएगा 3x, और यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। और यदि इस तरह कोई फंक्शन आपका x का होता तो इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन नहीं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। ठीक, आइए एक और एग्जांपल इससे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगह है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका d3y बाय dx क्यूब माइनस 3 dy बाय dx प्लस 2y इक्वल टू 0 है, और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व कीजिए। इसी को बताइए तो किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं d3 माइनस 3d प्लस 2 y इक्वल टू 0, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। और अगला स्टेप क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। लिखिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m क्यूब माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। और अब देखिए ना, यहाँ पर पावर में 3 है ना, तो 3 पावर का फैक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 पावर का फैक्टर बनाना मुश्किल है, तो कैसे इसका बनेगा, 2 पावर तक तो हो जाता है। हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसे m के जगह 1 यूज कीजिए, तो 1 और 2 मिलके कितना 3 और माइनस 3 0, यानी कि m बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करता है। तो क्या लिखिएगा, हाँ, सिंस m बराबर 1 satisfy the above equation, therefore m minus 1 will be a factor of m cube minus 3m प्लस 2, इसका एक फैक्टर होगा। और अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंथेटिक डिवीजन का मदद लेना है। सिंथेटिक डिवीजन, यहां पर माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे। हे रे सो रही है, बैठले सो रही है। ये माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो माइनस, या यूं कह सकते हैं कि m के बराबर जो है वही लेंगे हम लोग क्या ले लिए 1, और सबसे पहले बड़का पावर लीजिए m क्यूब, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, उतार दिए। m क्यूब के बाद कौन सा पावर आना चाहिए m स्क्वायर, वो तो है ही नहीं, उसके जगह पे 0 लिख लीजिए। और m स्क्वायर के बाद m आना चाहिए, उसका कोफिशिएंट है 3, और फिर कितना है 2 है, इतना लिख दिए। पहला ज्यो का त्यों नीचे उतर गया, 1 के कम 1, यहाँ पर जोड़िए 1 के कम 1 जोड़िए माइनस 2, 2 एक कम 2, और कट के कितना हो गया 0, यानी कि ये रिमाइंडर बचा, और ये आपका हो गया क्वोशंट। समझ गए? तो फाइनली देखिए तो क्वोशंट आपको क्या मिला, क्वोशंट आपको मिला, देखिए मैक्सिमम पावर कितना था 10, उससे कम पावर कर लीजिए 2, यानी कि 1 इंटू m पे पावर 2 प्लस, अब पावर को घटाते जाइए -2। कहने का मतलब है कि q बराबर m स्क्वायर प्लस m माइनस 2, इसको फैक्टर कर लीजिए। 2 एक कम 2, 2 से 1 गया 1, यानी कि m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2, तो m कॉमन, m प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, m प्लस 2, q बराबर m माइनस 1 और m प्लस 2 हो गया। समझ गए? इतना हो गया। अब देखिए तो चूंकि m क्यूब माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0 है, तो m क्यूब माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0 है, तो इसको आप तोड़े ना, तो 3 पावर है तो 3 फैक्टर बनना चाहिए। 2 फैक्टर आपका यहाँ पर बन चुका है, और 1 फैक्टर तो आप पहले लिए थे ना, तो 3 फैक्टर क्या मिला, 3 फैक्टर मिल गए m माइनस 1, m माइनस 1,
m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m बराबर 1 और कितना -2। तो इस तरह से तीन वैल्यू मिला जिसमें दो वैल्यू समान है और एक डिफरेंट है। आप लिख सकते हैं m1 बराबर m2 बराबर 1 और m3 बराबर कितना है -2। और अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखिएगा, तो देखिए मैं बताता हूं। लिखिएगा हेंस जनरल सॉल्यूशन इज y बराबर, देखिए पहले रिपीट कौन नहीं किया, ये रिपीट नहीं किया, समझ गए। या मान लीजिए ये रिपीट किया, तो रिपीट करने वाले को कैसे लिखते हैं, c1 प्लस c2x e पे पावर कितना mx। तो यहाँ पे m1 है m2 बराबर है, तो m1x लिख दीजिए प्लस c3, और ये तो रिपीट नहीं किया ना। जब ये रिपीट नहीं किया तो अभी जस्ट इसका पहले वाले मेथड से बनेगा, है कि नहीं। जब ये रिपीट नहीं किया तो किस मेथड से, पहले वाले मेथड से। तो c3 और e पे पावर कितना mx, लेकिन m की जगह पे कितना है m3 है, तो m के जगह पे हम लोग रख दिए m3। और फाइनली देखिए तो y बराबर क्या मिल गया, c1 प्लस c2x e पे पावर m1 कितना है 1, तो x प्लस c2 e पे पावर m3 यानी कि -2x, ये c3 कर दीजिए। और यही जो है आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, समझ गए। यही आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो इसको आप नोट कीजिए। देखिए अब नेक्स्ट केस को पढ़ते हैं। क्या केस है बोलिए तो, रूट्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीटेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स आपका रूट्स होगा, रियल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। और कॉम्प्लेक्स जब भी आएगा कंजुगेट में आएगा, यानी कि एक साथ जब भी आएगा कितना आएगा 2 4 6 8 ऐसे करके आएगा। तो कंजुगेट यानी कि दो रूट है और यहां पर क्या लिखता है नॉन रिपीटेड, यानी कि वो रिपीट नहीं हो, तब आपका कैसे सॉल्यूशन होगा। आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। इसका फॉर्मूला तो हम लोग पिछले क्लास में लिख ही चुके हैं, कैसे बनेगा बताइए। तो पहला केस, पहला स्टेप क्या है, इसी को कैसे लिख सकता है, d2 प्लस 4y इक्वल टू 0। ये भी इसको लिखने का तरीका है। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 और m स्क्वायर बराबर कितना -4। और देखिए किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करते हैं नेगेटिव आता है, वो रियल नंबर हो ही नहीं सकता है, क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, m स्क्वायर बराबर 2i का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, i स्क्वायर -1। तो अब आपका m बराबर कितना हो गया +-2i, m बराबर +-2i, समझिए ये आपका हो गया। और याद कीजिए कि हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि दो रूट्स आपका इस प्रकार से है, समझिए दो रूट्स, यदि आपका m1 बराबर x प्लस iy और m2 बराबर x माइनस iy, ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि एगो रूट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आया तो ऑटोमेटिक एक और रूट आ जाएगा, और यदि एक प्लस है i के साथ तो ऑटोमेटिक दूसरा माइनस हो जाएगा। और याद कीजिए तो इस केस में हम लोग सॉल्यूशन कैसे पढ़े थे, इस केस में क्या पढ़े थे, e पे पावर, तो इसको तब आप ऐसे लिखिए, समझिए अल्फा प्लस आई बीटा होगा। देखिए तो जो फॉर्मेट था अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, समझिए। तब इसको छोड़ दीजिए, कहें कि आपको जो लिखवाए है ना वो किस केस में लिखवाए थे, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा लिखवाए थे। तो ई पे पावर आपका क्या हो जाएगा अल्फा एक्स, समझ गए।
इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। समझ गए? ये किस केस में है? जब आपका रूट्स क्या हो, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स हो। ये वाला केस हम लोग पढ़े हैं, समझे? इस केस को हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वेरी गुड, यहां तक पढ़े थे। अब देखिए ना, ये m बराबर है ना, तो 0 प्लस माइनस कितना हो गया, 2i। कहने का मतलब है m बराबर 0 प्लस 2i, अब दूसरा कितना है, 0 माइनस 2i। और यदि इसको आप कंपेयर करते हैं, m बराबर 0 प्लस आई अल्फा आई बीटा से और 0 माइनस आई बीटा से, तो अल्फा के जगह पे 0 है और बीटा के जगह पे कितना है, तो बीटा के जगह पर आपका है 2। समझे? यदि आप इसको कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, यदि आप अल्फा प्लस आई बीटा से और अल्फा माइनस आई बीटा से कंपेयर करते हैं, तो अल्फा के जगह पे कितना हो गया, 0 और बीटा के जगह पे 2 हो गया। समझ गए? बीटा के जगह पे 2 हो गया। अब क्या लिखिएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आपका फॉर्मूला लिखवा है ना, यहां तक जो है ये आपका क्या लिखवाए, हम फॉर्मूला लिखवाए। ठीक, इसको छोड़ दीजिएगा, हम लोग तो ये वाला से पढ़े थे। तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, बोलिए तो क्या होगा, y बराबर e पे पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, y बराबर e पे पावर अल्फा। अब बताइए तो अल्फा के जगह पे कितना है, 0 और बीटा के जगह पे 2, e पे पावर 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, y बराबर e पे पावर 0 तो 1 हो जाएगा, वो और 1 लिखना जरूरी है नहीं, तो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, और यही जो है आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। समझ गए? ये आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलिए या फिर इसको आप जनरल सॉल्यूशन बोलिए। और लगे हाथ हमको लगता है कि एक और भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है क्या, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0 है और हम लोगों को सॉल्व करना है। जरा बताइए तो, सॉल्व करके इस चीज का एक्सिलरी इक्वेशन आप लिख कर बताइए तो क्या होगा, क्या लिखिएगा, एक्सिलरी इक्वेशन इज, बोलिए तो, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 बराबर 0, बल्कि ये भी प्लस है और ये तो फैक्टर पे टूटेगा ही नहीं। जब फैक्टर पे नहीं टूटेगा तो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगेगा। समझ गए? कौन सा मेथड, डिस्क्रिमिनेंट वाला। क्या होता है बोलिए तो, m बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना 2a, m बराबर, हाँ ये कितना हो गया -3 ना, अंडर रूट -3 बाय 2, तो m बराबर -1 प्लस माइनस √3 और i स्क्वायर लिख सकते हैं बटे में 2, तो m बराबर -1 प्लस माइनस i √3 बाय 2, m बराबर -1 प्लस माइनस i √3 बाय 2 हो गया। समझ गए? इसको अलग अलग कर लीजिए, तो m बराबर -12 प्लस माइनस i √3 और अल्फा प्लस माइनस i बीटा तो होता है, यानी कि अल्फा के जगह पे -12 हो गया और बीटा के जगह पे कितना हो गया, √3। अल्फा के जगह पे -12, बीटा के जगह पे √3। सर, यहाँ i √3 इसके नीचे नहीं आएगा? इसके नीचे क्या आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, इसके भी नीचे आएगा। ठीक है, और अब क्या लिखिएगा, जनरल सॉल्यूशन लिखिएगा, देयरफॉर जनरल
सॉल्यूशन इज, बोले तो क्या होता है, y बराबर e पे पावर कितना अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो y बराबर e पे पावर अल्फा, अल्फा की जगह पे कितना -12 और c1 cos बीटा, बीटा की जगह पे बोलिए तो √3/2x, c2 sin बीटा √3/2x। और यही आपका क्या हो गया आंसर, समझे। एक बार आंसर को मिला भी लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, d3y/dx³ -8y = 0। तो कैसे लिखिएगा इसको आप, और ये किस फॉर्मेट का हो सकता है, d3 - 8y = 0। एक्सिलरी इक्वेशन इज m³ - 8 = 0। तो ये आप कैसे कर सकते हैं बोलिए तो, इसको m³ - 2³ = 0। a³ - b³ बराबर क्या होता है, a - b a² प्लस ab प्लस कितना b² = 0। तो m - 2 = 0, m² प्लस 2m प्लस 4 = 0। तो यहां से तो m बराबर 2 आ गया, एक रूट तो मिल गया। और यहां पर देखिए ना 4 एकम 4, और किसी भी हालत में तोड़िएगा तो 2 नहीं आएगा, तब d वाले मेथड से तोड़ना पड़ेगा। तो m बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac बटे में 2a -2 2 दूनी 4 4 चौके 16 -12 हो गया ना, -12/2। और इस प्रकार से m बराबर -2 प्लस माइनस 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, और माइनस को हटाने के लिए क्या दे दीजिए i²/2। m बराबर -2 प्लस माइनस 2i, बल्कि 2√3i हो जाएगा, बटे में कितना 2, भाग दीजिए 2 से, तो -1 और प्लस माइनस √3i। तो ये जो है कि ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स, समझिए ये कौन सा फॉर्मेट हो गया कॉम्प्लेक्स में, जबकि यह एक आपका किसमें है रियल में। तो रियल वाले को रियल में लिखना है और कॉम्प्लेक्स वाले को कॉम्प्लेक्स। तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट फंक्शन इज, y बराबर, ये रियल है ना, रियल में लिखिए। रियल का क्या तरीका है, c1 e पे पावर 2x प्लस, ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स में है तो e पे पावर अल्फा। तो देखिए ये आपका जो है ना अल्फा प्लस माइनस i बीटा, तो अल्फा के जगह पे -1 है, -1x, और b इसके बाद क्या होता है c1 cos बीटा x, बीटा के जगह पे √3x प्लस c2 sin √3x। और फाइनली आपका y बराबर हो गया c1 e पे पावर 2x प्लस e पे पावर -x, c1 cos √3x प्लस c2 sin √3x। और यही आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक, होप की कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आप इसको नोट कीजिए।
देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है कि शो दैट इफ d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस g बाय l थीटा इक्वल टू 0 and if theta equal to alpha and d theta by dt equal to 0 when t equal to 0 then theta equal to alpha cos under root g by l t। इस चीज को हम लोगों को दिखाना है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वो जी है हाँ, सॉल्यूशन given equation is d2 theta by dt square plus g by l theta equal to 0। और इसी को बताइए तो कैसे लिख सकते हैं? d2 plus g by l थीटा इक्वल टू 0। और अब बताइए तो आपका पहला काम क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलेगा? लिखिएगा देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा बोलिएगा तो? m स्क्वायर प्लस g बाय l इक्वल टू क्या हो गया? 0। इक्वल टू आपका हो गया 0। और इस चीज को देखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? m स्क्वायर माइनस अंडर रूट g बाय l इंटू आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि रूट स्क्वायर तो खत्म, आई स्क्वायर माइनस 1, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस। और अब आपका हो जाएगा m माइनस अंडर रूट g बाय एल आई और m प्लस अंडर रूट g बाय एल आई इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर m बराबर हो गया आपका, ये जाएगा तब प्लस में अंडर रूट g बाय एल आई और ये जाएगा तो माइनस में, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? प्लस माइनस। समझ गए कितना हो गया? प्लस माइनस। और ये बोलिए तो कौन सा केस हो गया? अल्फा प्लस माइनस आई बीटा वाला केस हो गया। समझ गए? अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। सॉल्यूशन क्या होता है इस केस में बोलिए तो? देयरफॉर हाँ, जनरल सॉल्यूशन इज, बोलिए क्या होता है? इस प्रकार से होता है y बराबर, समझ गए? y बराबर क्या हो जाता है? e पे पावर अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। लेकिन ये कब होता है? ये कब होता है? जब आपका x में इक्वेशन रहे तब। समझ गए? y और x में रहे तब। यहाँ पर थीटा और किसमें है? t में है या नहीं? थीटा और किसमें है? t में। तो ये वाला नहीं होकर आपका y के जगह थीटा हो जाएगा और x के जगह t, y के जगह थीटा और x के जगह t। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? e पे पावर अल्फा x के जगह t c1 cos बीटा t प्लस c2 साइन बीटा t। तो थीटा बराबर e पे पावर अल्फा, अल्फा के जगह पे यहाँ 0 है यानी कि 0t c1 cos बीटा, बीटा के जगह पे क्या है? अंडर रूट g बाय l t हो गया प्लस c2 साइन बीटा के जगह पे g बाय l और आपका t। e पे पावर 0 तो 1 हो गया ना, यानी कि थीटा इक्वल टू c1 cos, समझ गए? c1 cos और बोलिए तो कितना हो गया? तो अंडर रूट g बाय एल टी प्लस c2 साइन अंडर रूट 3 बाय एल टी हो गया। और फिलहाल आप इसका नाम दे दीजिए 1 नंबर, क्योंकि इसमें देखिएगा कंडीशन दिया हुआ है।
क्या कंडीशन है, कहता है कि थीटा बराबर अल्फा और टी बराबर 0 है। इसको पुट कीजिए, पुट थीटा इक्वल टू अल्फा एंड टी इक्वल टू 0 इन 1। यहां पर कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू C1 cos अंडर रूट जी बाय एल, टी के जगह पे 0 प्लस C2 साइन अंडर रूट जी बाय एल और टी के जगह पे 0, यानी कि अल्फा इक्वल टू, देखिए ये cos 0 तो कितना हो जाएगा 1, C1 बचेगा और ये साइन 0 कितना कर देगा 0, यानी कि सिर्फ C1 बचेगा। कहने का मतलब है कि C1 का मान कितना आ गया, अल्फा आ गया। और अब एक चीज देखिए, एक बार आपको डिफरेंशिएशन का भी वैल्यू रखना है, उसके लिए आपको इस 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया d थीटा बाय dt इक्वल टू C1 बाहर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यानी कि माइनस साइन अंडर रूट जी बाय एल टी और t के कोएफिशिएंट से गुना अंडर रूट जी बाय एल, साइन का cos यानी कि C2 cos अंडर रूट जी बाय एल, t के कोएफिशिएंट से गुना यानी कि अंडर रूट जी बाय एल हो गया। और अब फिर यहां पर पुट कीजिए, क्या पुट कीजिए, तो इस प्रकार से ये आपका जो है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल आपका बाहर आ गया, C1 बल्कि माइनस C1 साइन अंडर रूट जी बाय एल टी, ठीक है, अब प्लस C2 cos अंडर रूट जी बाय एल और यहां पर t भी होगा। और अब पुट कीजिए, तो अब क्या पुट करना, पुट d थीटा बाय dt, d थीटा बाय dt इक्वल टू 0 और कितना t इक्वल टू 0। इस चीज को हम लोगों को पुट करना है, समझ गए, पुट करना है। थीटा इक्वल टू अल्फा तो इसमें छोड़िए, ये भाई साहब कितना हो गया 0 अंडर रूट जी बाय एल माइनस C1 साइन अंडर रूट जी बाय एल, टी के जगह पे 0 प्लस C2 cos अंडर रूट जी बाय एल, टी के जगह पे 0। तो 0 इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल, ये साइन 0 तो कितना हो जाएगा 0 कर देगा सबको, और ये जो है ना ये cos 0 है, cos 0 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ C2 बचेगा। फाइनली आपका C2 बराबर कितना मिलेगा 0, समझ गए, फाइनली आपका C2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो C1 और C2 को वैल्यू मिला ना, और इस चीज के वैल्यू आप किस में रख दीजिए 1 में, समझ गए, वैल्यू किस में रख दीजिए 1 में। तो 1 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू C1 आपका कितना है अल्फा, यानी कि अल्फा cos अंडर रूट जी बाय एल टी, और C2 आपका है 0 साइन अंडर रूट जी बाय एल टी, ये तो खत्म हो गया। और फाइनली आपका मिल गया दैट इज थीटा इक्वल टू अल्फा cos अंडर रूट जी बाय एल टी। और देख न लीजिए कि हम लोगों को यही चीज सिद्ध करना था, हाँ या नहीं? और इस चीज को हम लोग सिद्ध कर दिए। होप कि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है, तो आप इसको अब लिखिए। सर यहाँ पे ये थीटा बराबर अल्फा cos रूट अंडर जी और कौन से लिखे? ये इक्वेशन 1, हाँ या नहीं? ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, d4y बाय dx पे पावर 4 माइनस a पे पावर 4y इक्वल टू 0। और बताइए तो ये कैसे लिखा रह सकता है, ये हो सकता है आपका d पे पावर 4 माइनस a पे पावर 4y इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन इज
m पे पावर 4 माइनस a पे पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया 0, हाँ या नहीं? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं बोलिए तो? इसको आप लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0। इसको आप m माइनस a m प्लस a और यहाँ पर m स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस m माइनस a m प्लस a m माइनस आई ए m प्लस आई ए इक्वल टू 0। तो m बराबर a माइनस a और प्लस माइनस कितना हो गया आई ए, यहां से प्लस और यहां से माइनस। कहने का मतलब है कि दो आपको रियल रूट मिला है या नहीं? दो रियल रूट और दो आपको इमेजिनरी मिल गया। तो कैसे सॉल्यूशन होगा इसका बोलिए तो? लिखेगा देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन विल बी, बोलिए कैसे लिखेगा? y बराबर c1 e पे पावर ax प्लस c2 e पे पावर माइनस ax। ये किसके लिए लिखे? ये इसके लिए, समझ गए? रियल जो रूट है उसके लिए, और ये इमेजिनरी है ना, इसके लिए याद कीजिए क्या तरीका है बोलिए? e पे पावर अल्फा x। तो देखिए इसको आप 0 हाँ प्लस माइनस आई ए लिख सकते हैं ना, यानी कि अल्फा प्लस माइनस कितना आई बीटा, हाँ या नहीं? अल्फा प्लस माइनस कितना आई बीटा। तो अल्फा के जगह पे कितना है 0 है, अल्फा के जगह पे 0 है। और बोलिए तो क्या होता है c1 cos बीटा x, यानी कि x प्लस c2 sin बीटा x, यानी कि ax। ये ना होगा, ठीक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और फाइनली देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा बोलिए तो? y इक्वल टू c1 e पे पावर x प्लस c2 e पे पावर माइनस x, ये तो 1 हो जाएगा। तो कितना बचेगा प्लस c1। अच्छा c1 काहे लीजिएगा? जब c1 c2 आप ले चुके हैं तो क्या लिखिएगा c3 और क्या लिखिएगा c4। तो यहां पर c3 दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा c3 cos ax प्लस c4 sin ax। और यही जो है आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं। जरा एक बार आंसर भी तो मिला ले, तो देख लीजिए आंसर इसका। तो इसका आंसर जो है ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप इसको नोट कीजिए। देखिए क्या है अगला, कहता है क्या d4y बाय dx पे पावर 4 प्लस m पे पावर 4y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d पे पावर 4 प्लस m पे पावर 4 y इक्वल टू कितना हो गया 0। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको d को किससे रिप्लेस कर देना है m से, हाँ या नहीं? लेकिन दिक्कत यह है कि आपका m तो पहले से ही लिखा हुआ है ना। आपको पहले भी बताए थे कि इसकी कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप d को m से रिप्लेस कीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। और बोले भी थे कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हम लोग सही में रिप्लेस नहीं करेंगे। यहाँ पर आप रिप्लेस मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बार आपका m जैसा सिंबल यूज हो चुका है, तो d में ही रहने दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d पे पावर 4 प्लस m पे पावर 4 इक्वल टू 0, d पे पावर 4
माइनस कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, समझ गए, आई स्क्वायर, और ऐसे कीजिए ना आई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। आई स्क्वायर तो कितना माइनस बोले माइनस कितना होगा प्लस एम पे पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे थोड़ी, इसको भी आप लिख सकते हैं ना डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस आई एम स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 0, समझ गए, आपका हो गया 0। और अब देखिए तो अब आप क्या कीजिएगा, अब तो यहां पर आपका आई आ गया ना, दो गो फैक्टर यहां से बनेगा और दो फैक्टर आपका बनेगा यहां से, समझे। तो नंबर रहता तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता तो √2 करके स्क्वायर कर देते, काम चल जाता, लेकिन आई है बड़े मुश्किल है वैसा कर पाना। देखिए कैसे कीजिएगा, हम आपको बताते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस आई एम स्क्वायर बराबर 0 और यहां से डी स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर बराबर 0। सुनिए अब क्या कीजिए, तो अब आपका एम है आई को परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो आई को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो 2ab होता है ना, 2ab आपको लाना पड़ेगा, यानी कि 1/2 इंटू कितना हो गया 2i और एम स्क्वायर इक्वल टू 0। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हाँ इस जगह पे आपको विशेष ध्यान रखना है। 1/2 2i कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये चीज आपको यहाँ पर सीखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, डी स्क्वायर माइनस 1/2 और यहाँ पर कितना आ गया 2i होगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2i, तो आप 1 प्लस 2i माइनस 1 आप इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर डी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बाहर कर दीजिए आप कितना माइनस 1/2 1 माइनस 2i माइनस 1 एम स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या कर दिए, एक्चुअल में फैक्टर लाने के लिए तो यहाँ माइनस चाहिए, तो माइनस तो दे ही दिए, और माइनस यहाँ पर दिए तो इसको भी 2i को क्या करना पड़ा माइनस, एक प्लस एक और एक माइनस एक कर दिए, एक प्लस एक और एक क्या कर दिए माइनस एक। और अब देखिए तो आपको क्या मिलेगा, तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 1/2, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर आप इसको आई स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए तो आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -1 और कितना एम स्क्वायर, बाजू में 0 भी दे दीजिए, बाजू में 0, और ये आपका हो गया डी स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर -1 हो गया इंटू एम स्क्वायर बराबर आपका 0। और अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 1/2, ये हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 0, और डी स्क्वायर माइनस 1/2 1 माइनस आई का होल स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई बार √2 का होल स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0, और डी स्क्वायर माइनस, हाँ डी स्क्वायर माइनस आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई बार √2 का होल स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या होगा बोलिए तो d माइनस 1 प्लस आई बाय √2 m और d प्लस 1 प्लस आई बाय √2 m, यहां से d माइनस 1 माइनस आई बाय √2 m, d प्लस 1 माइनस आई बाय √2 m इक्वल टू क्या हो गया, तो इक्वल टू हो गया 0।
और अब देखिए तो देयरफॉर डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर यहां से 1 प्लस इस दोनों से कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस आई बाय रूट 2m, और यहां से आपका हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस आई बाय रूट 2m, समझिए रूट 2m। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं d इक्वल टू, समझिए d इक्वल टू, समझिए d इक्वल टू, ठीक, d इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बोलिए तो, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे लिखेगा इसको, d इक्वल टू, तो ये कितना हो गया बोलिए ना, 1 प्लस आई बाय रूट 2m, d इक्वल टू माइनस 1 प्लस आई बाय रूट 2m, अच्छे बात एक के बाद लिख देते तो d इक्वल टू 1 माइनस आई बाय रूट 2m, और फिर d इक्वल टू माइनस 1 माइनस आई बाय रूट 2m, ठीक। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखिए, d इक्वल टू 1 बाय रूट 2 प्लस m बाय रूट 2i, यहां से d इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस m बाय रूट 2i, यहां से 1 बाय रूट 2 और माइनस m बाय रूट 2i d बराबर, और यहां से d बराबर माइनस 1 बाय रूट 2 और प्लस m बाय रूट 2i, ठीक। और अब एक चीज देखिए मजे की बात में, इसको और इसको आप एक साथ ले लीजिएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, नहीं, इसको और इसको एक साथ ले लीजिएगा तो कैसे आएगा जानते हैं, d बराबर 1 बाय रूट 2 अब प्लस माइनस m बाय रूट 2 आ गया, ठीक। और जो बच गया, क्या क्या बच गया बोलिए तो, क्या बच गया, एक ये और एक ये, इसमें भी देखिए ना i प्लस में i माइनस में, तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस माइनस m बाय रूट 2i। तो देखिए दो को पेयर आपका मिला किसका, इमेजिनरी रूट्स का, इमेजिनरी रूट्स का क्या पेयर मिला, दो पेयर, और दो पेयर मिला तो कैसे सॉल्यूशन होगा बताइए तो, ऐसे सॉल्यूशन क्या होता है बोलिए तो, y इक्वल टू e पे पावर अल्फा x और c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x होता है या नहीं, ठीक। तो देखिए तो यहां पर कैसे लिखिएगा इसको आप, इमेजिनरी रूट्स है साथ में साथ ये रिपीट कर रहा है, समझ गए, साथ में साथ ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा इसको, तो इसको आपको लिखना है, लिखेगा देयरफॉर सॉल्यूशन इज y बराबर, पहले इसको इसके लिए लिखिए, पहला के लिए e पे पावर अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है 1 बाय रूट 2x, c1 cos बीटा, बीटा की जगह पे m बाय रूट 2x प्लस c2 sin m बाय रूट 2x, हाँ यार sin m बाय रूट 2x, ठीक है, जरा सा इधर घुमाना पड़ेगा, ठीक है। और अब फिर प्लस, अब इसके लिए लिखेगा ना, यहाँ पे अल्फा की जगह पे कितना है माइनस 1 बाय रूट 2, तो e पे पावर माइनस 1 बाय रूट 2x c3 cos m बाय रूट 2x अब प्लस, हाँ या नहीं, प्लस c4 कितना हो जाएगा बोलिएगा तो, c4 sin m बाय रूट 2x, और यही फाइनली आपका क्या हो गया आंसर, समझ गए, फाइनली आपका हो गया आंसर। एक बार जरा मैच भी कर लेते हैं, फॉर्मेट सही है कि नहीं है, सही सही होना भी चाहिए, सही होना भी चाहिए। अच्छा एक बात, एक चीज आप लोग मिस कर दिए ना, नहीं वो ट्वाइस की बात नहीं है, वो ट्वाइस वाला कोई मिस नहीं किया है, मिस जानते हैं क्या किए हैं, मिस हम लोग कर दिए
m तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई है ना। हाँ यार, m इसके साथ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे m सबके साथ ना होगा जी। अच्छा हुआ जो आंसर मैच कर लिए, समझ गए, नहीं तो ये गड़बड़ ही हो जाता। m तो सबके साथ, ठीक। तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, m, ठीक है। और अब आपका बिल्कुल है सही। अब आप इसको नोट कीजिए।